अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अहम खबरें हैं, बहुत तेज़ी से बदलती सूरत हाल और अब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं खबरों में तेज़ी आती चली जा रही है। एक भौचाल आया जो काजी फायज ईसा साहब का फैसला आया बैट का निशान वापस लेने का, जिसके बाद अब पीटीआई दोबारा से जमकर खड़ी हो गई है कि जो भी चैलेंज है हर उम्मीदवार का निशान पहुंचाएंगे वोटर सपोर्टर तक, लेकिन लड़ेंगे। मुझे नहीं मालूम है कि वो ये कर पाएंगे या नहीं, लेकिन जिस अंदाज से वो इस चैलेंज को कबूल करके चल पड़े हैं, आप यकीन मानिए बड़ा दिलचस्प है ये सारा कुछ देखना कि किस तरह से एक जमात जिसको 2 साल से क्रश करने की कोशिश की जा रही है वो किस तरह से बार बार उठ के खड़ी हो जाती है। तो बहरहाल ये एक चैलेंज है, देखते हैं इसके ऊपर क्या कितनी लंबी लड़ाई लड़ी जाती है। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब कराची में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। कल भी वो पहुंचे और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त कन्वेंशंस किए, खिताब बड़े जानदार किस्म के किए। जो उनका आमियाना सा अंदाज़ है वो काफ़ी लोगों को अपील करता है और फिर जोशीले हैं, जज्बाती हैं और फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा उनका लहजा है जिसकी वजह से लोगों को ज़ाहिर है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान की तरह उनमें भी एक आदत है कि लगी लिपटी बात नहीं करते, सीधी सीधी बात कर देते हैं। जहाँ पे बाज़-औक़ात बात को थोड़ा सा दबाना भी होता है तो वो वहाँ भी नहीं दबाते और इसकी वजह से थोड़ा नुकसान भी बाज़-औक़ात उन्हें भी उठाना पड़ता है और इमरान खान साहब को भी उठाना पड़ा, पार्टी को भी उठाना पड़ जाता है। लेकिन बहरहाल ये उनकी अपनी एक आदत है। आमतौर पर वैसे खरे जो लोग होते हैं, मेरा ख्याल है उनको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ रिवील की, उसके ऊपर बात करेंगे सदर साहब के हवाले से। इसके अलावा जनाब आज जो लतीफ़ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस ले ली, लेकिन उससे क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ बड़ा धमाका खेज़ है, आपके साथ शेयर करूँगी। फिर जनाब एक क्लिप शो बड़ा वायरल हुआ है इस वक्त वलीद इकबाल साहब का, उसके ऊपर कुछ कोशिश कर रही है PMLN के कुछ शो डाल सकें सोशल मीडिया पर, कोई बयानियाँ बना सकें। उसकी हकीकत मैं आपके सामने रख देती हूँ। बुशरा बीबी साहिबा के केसेस और इमरान खान साहब के केसेस की समाअत अडयाला जेल में हो रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ख़ासतौर पर आज जब हम देख रहे हैं कि बैट छीनने के बाद वकला मिले हैं खान साहब से, तो क्या उन्होंने रिएक्शन दिया है, ये भी चीज़ें सारी सामने आएंगी, तो काफ़ी कुछ होगा। ये तो तफसीलात मेरा ख्याल है अगले व्लॉग तक मैं आपको बता पाऊँगी, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी इंपॉर्टेंट, वो आपके साथ शेयर करते हैं इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा व्यूअर्स, होता ये है आमतौर पर कि जब पुराने दौर में चूँकि सोशल मीडिया नहीं था, ख़बर का फ़्लो इस तरह का नहीं था, बड़ी तेज़ी से चीज़ें तब्दील नहीं होती थी, रिएक्शन फीडबैक्स उस तरह से इम्पैक्ट नहीं रखते थे, उनका मैग्नीट्यूड वो नहीं होता था जो आज के दौर में है। तो इसलिए पहले ये हुआ करता था कि जो हिस्ट्री बनती थी या जो चीज़ें रूनुमा होती थी एक किसी वक्त में, तो वो कई सालों बाद अनवील होती थी। आप कह लें कि उनका इंकशाफ काफ़ी अरसे बाद होता था। तो हम ये मिसाल दिया करते थे कि जब हिस्ट्री लिखेगा मौर्रिख तो वो ये लिखेगा या इस तरह। तो वो उसकी वजह यही होती थी आमतौर पर कि जब एक वक्त गुजरता है तो फिर मज़ीद हक़ाइक़ किसी वाक़े से मुतल्लिक़ सामने आते हैं और फिर सही तौर पर आप पहुँच पाते हैं कि भाई एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ क्या था। तो अब यही कुछ सूरत हाल अब बदल चुकी है चूँकि, तो अब क्या होता है कि कुछ भी हो रहा होता है उसका फ़्लो इतनी तेज़ी से बाहर आ जाता है, हर चीज़ लोगों को पता चल जाती है सोशल मीडिया के थ्रू, और फिर एक उनके पास टूल है जिसके ऊपर वो फौरी रिएक्शन भी देते हैं और फिर उसके बाद उसका एक इम्पैक्ट नज़र आता है। यही कुछ सूरत हाल में नज़र आ रही है इस वक्त। जो काजी फायज ईसा साहब ने फैसला दिया और उसके बाद जो लान तान हो रही है, जिस तरह से उन्होंने एक अपना पूरा एक जो इमेज उनकी आँख बनाया गया था उसको उन्होंने खुद ही तोड़ा, वो बुत उन्होंने खुद तोड़ तोड़ के पाश कर दिया। जिस तरह से इज़्ज़त जो उन्हें मिली हुई थी और जो मज़ीद लोग यानी उन्हें हमेशा जो ख़ास तौर पर कुछ लोग जो उनके इर्द गिर्द बड़े बहुत ज़्यादा उनको तकरीम देते थे, वो तक यानी उनसे इस्तीफ़े तक की बात कर रहे हैं कि इससे बेहतर था वो इस्तीफ़ा दे जाते। तो ये सब कुछ अब इतना ओपन हो गया है कि इन चीज़ों के ऊपर पर्दा ज़्यादा देर डाला नहीं जा सकता और इसके लिए आपको कोई ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि पीछे क्या मामलात हुए, क्यों हुए, कैसे हुए। कोई 2-4 साल बाद पता लगेगा कि जी अच्छा कोई यहाँ से बोलेगा और फिर उसके बाद पता चलेगा और फिर मौर्रिख तारीख लिखेगा। अब तारीख साथ साथ लिखती चली जा रही है और साथ साथ चीज़ें आ भी रही हैं, हो भी रही हैं, उनके ऊपर रिएक्शन भी आ रहा है और ये अब इसीलिए हम देखते हैं कि बड़ा फास्ट जो है ये ज़माना हो रहा है इस वक्त। आप देख सकते हैं काजी फायज ईसा साहब आज जब आए
तो सबसे हैरानकुन बात जो उनका पहला एक समझ लीजिए जो उन्होंने कोशिश की अपना एक इम्पैक्ट बनाया कि जनाब वो बड़े यानी जमहूरियत पसंद किस्म के और बड़े आइन पसंद जज हैं और वो हर चीज़ को बड़ा शफाफ अंदाज से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहला केस ही उन्होंने वो लिया जिसमें चीफ जस्टिस की पावर्स जो हैं उनको डाइल्यूट किया गया था। और फिर उसके बाद लोगों तक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और रसाई एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ये सारी चीज़ें को इंश्योर करने के लिए जी बड़ा अब 2-3 दिनों के अंदर ही सारी बातें हवा होती हमें नज़र आ रही हैं। आज सबसे पहले तो ये पता चला कि जी कोई सुप्रीम कोर्ट की लाइव टेलीकास्ट नहीं हुई। आज भी हालांकि पीटीआई का केस था, आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड का केस था और उससे पहले भी लेवल प्लेइंग फील्ड का जो केस है उसकी लाइव टेलीकास्ट हुई थी, लेकिन आज वो लाइव टेलीकास्ट दस्तयाब नहीं थी। उसके बाद बहुत से रिपोर्टर्स जो सीनियर रिपोर्टर्स और जो बीट रिपोर्टर्स हैं जो रेगुलर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं उनकी तरफ से ये ट्वीट्स आना शुरू हो गई सोशल मीडिया के ऊपर कि उन्हें एंटर नहीं होने दिया जा रहा, उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। गोया सुप्रीम कोर्ट में और अडयाला जेल में अब कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। जैसे अडयाला जेल में रिपोर्टर बेचारे एंटर नहीं हो पाते और केसेस को कवर नहीं कर पाते कि क्या कार्रवाई हो रही है, वही सूरत हाल आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट में देखनी पड़ी थी कि लोग उन्हें एंटर नहीं होने दे रहे थे। तो ये क्या था? क्या कोई खौफ था चीफ जस्टिस साहब को कि आज लाइव टेलीकास्ट ना दिखाई जाए ताकि लोग देख ना पाएँ उनके चेहरे के तासुरात क्या है, कि जो उन्होंने 2 दिन में इज्जत कमाई है उसके बाद उनके चेहरे पे क्या रौनक आई है, क्या नूर आया है, वो लोग देख ना पाएँ? क्या इसलिए लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखाई? क्यों हिम्मत हार गए? अब जो आपने किया है उसका बोझ तो उठाना पड़ेगा। और आज लेवल प्लेइंग फील्ड की समाअत में चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी जो हमने फैसला दिया उसका मलबा हम पर ना डालें। अच्छा जी, यानी ये तो एक अजीब लतीफ़ा है आज के दौर का कि आप फैसला दे रहे हैं और उसका बोझ भी नहीं उठा रहे। मलबा तो आप पे डलेगा, क्या हमसायों पे जाके डलेगा? किस पे डलेगा मलबा? तो इससे ज़्यादा यानी अजीब व गरीब रिमार्क्स हो नहीं सकते कि जी हमने जो फैसला दिया उसका मलबा हम पर ना डालें, तो फिर किस पर डालें? तो ये एक बुनियादी चीज़ है कि अब जब आप कुछ करते हैं और जब आप कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और जब आप गलत फैसला करते हैं और आपको पता है कि आपने गलत फैसला किया है तो फिर आप में सामना करने की उस तरह से हिम्मत नहीं होती। आज लतीफ़ खोसा साहब ने भी ठीक ठाक सुनाई। उन्होंने जब लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत का आगाज़ हुआ उन्होंने कहा कि जी ये जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा को भी आज यकीनन जैसे नींद से कोई बेदार होता है तो अचानक वो भी बेदार हुई कि अच्छा ये इलेक्शन कमीशन एक ही सियासी जमात के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, ये चीज़ें क्यों इनके साथ हो रही हैं। यानी आप पहले सोई हुई थी, साथ आप बैठी हुई थी, उस 2 दिन वकला खड़े एक टांग पर आपको यही रोना रोते रहे कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, तब आप लोग कुछ किया नहीं। जब बिल्कुल आपने गर्दन उड़ा दी, ठीक है ना, तो उसके बाद आप आए ओहो इसकी तो उंगली पे भी चोट लगी हुई है, ओहो इसकी तो टांग पे भी कोई तशद्दुद हुआ हुआ है। जब आप गर्दन ही उड़ा चुके हैं तो उसके बाद अब इन चीज़ों के ऊपर झूठी मूठी हमदर्दी दिखाने की आखिर क्या ज़रूरत पेश आई मुसर्रत हिलाली साहिबा को? बहरहाल आज जब उन्होंने ये बातचीत की तो फिर लतीफ़ खोसा साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हम तो आपके पास आए थे लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, लेकिन आपने तो हमसे फील्ड ही छीन ली है। अब हम आपसे और मज़ीद क्या मांगें? इसके बाद कुछ रह जाता है बाकी? हमें आप पे कोई एतमाद नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब पूछें क्या आप केस चलाना चाहते हैं? नहीं जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने पहले ही बहुत कर दिया है, महान है आप, खुदा हाफिज़। लतीफ़ खोसा साहब ने ठीक ठाक किस्म की ये जो 2-4 जुमले आखिरी बोले हैं, मेरा ख्याल है कि वैसे तो हमारे मुल्क में रिवाज नहीं है कि कोई इस तरह के मामले पर एहसास ज़िम्मेदारी करते हुए कुछ अपने गुनाह को कम करने की कोशिश करे, ठीक करने की कोशिश करे या उस पर शर्मिंदा होकर इस्तीफ़ा दे दे। इस तरह का तो कोई रिवाज नहीं है हमारे मुल्क में, तो ये तो मुझे उम्मीद नहीं है। लेकिन बहरहाल अच्छी एक तसल्ली ज़रूर करा दी है लतीफ़ खोसा साहब ने। पीटीआई के लोग भी इस पर बड़े मुतमईन हुए कि बड़ा अच्छा हुआ और ये भी अच्छा हो गया कि ये सारा कुछ जो हुआ इससे पहले लाइव टेलीकास्ट थी, सबने खुद अपनी आंखों से देखा चीफ जस्टिस साहब का एक मुतासिब रवैया और जो नाइंसाफ़ी उन्होंने की, जिस तरह खुद वो पीटीआई के ख़िलाफ़ एक फ़रीक बने बैठे थे, ये सब चीज़ें अब बड़ी अयां हैं। और इलेक्शन अब जैसे भी हों, कोई भी जीते भाड़ में जाएं, लेकिन चीज़ ये है कि जो इस इलेक्शन की एक क्रेडिबिलिटी थी वो ज़ीरो हो चुकी है। सारी दुनिया जान चुकी है कि ये इलेक्शन एक फ्रॉड है, एक मजाक है, इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो अब इससे पीटीआई हार भी जाए, आप उससे बल्ला लें बल्ला दें, कुछ भी करें,
उससे अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो आपने इस वक्त इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया उसके बाद इन इलेक्शंस की अब कोई हैसियत नहीं रही। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरत तो PMLN के लोगों पर हो रही है। बल्ला छीन के, लीडर जेल में बंद करके, सारे लोग उनके पकड़ धक्कड़ करके, कन्वेंशन उनको नहीं करने दिए जा रहे, कागज़ उनके छीने जा रहे, हर काम उनके साथ करके और चौड़े होकर सीना बाहर निकाल कर आ जा रहे हैं बाहर इलेक्शन कैंपेन करने। ओह हम तो छा जाएंगे, अब देखो हमारा। अरे मतलब है यार, इससे ज़्यादा फनी बात कोई हो सकती है कि जब तक वो लोग बेचारे मैदान में थे, ठीक है ना, जब तक उनके पास बल्ला था, जब तक उनके पास उम्मीदवार खड़े हुए थे, रुल रहे थे, मर रहे थे, खड़ रहे थे, जो भी कर रहे थे बेचारे, तो आप लोगों में इतनी जुर्रत नहीं थी कि आप अपने ड्राइंग रूम से बाहर निकल आए। और आज जब आप सारा बंदोबस्त कर लिया है तो उसके बाद आप आके बड़े तिड़ तिड़ के आगे से दिखा रहे हैं। वो कांगड़ी पहलवान नहीं होते कि जो तगड़े मुखालिफ को बांध बांध के हर तरह से उसको जख्मी करके अब नीचे डाल के उसके बाद ऐसे कांगड़ी पहलवान सुक्के से होते हैं, तो वो ऐसे खड़े हो जाते हैं कि हाँ भाई लड़ना है कि नहीं। तो ये वो वाला PMLN का हाल इस वक्त मुझे लग रहा है कि जिस तरह इनके एहसन इकबाल साहब, जावेद लतीफ़ साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, आज खुद मरीम नवाज साहिबा बाहर निकल के ऐसे डींगे मार रहे हैं, ऐसे बड़के मार रहे हैं। भाई मैं अगर ऐसे मुकाबले में होती तो मैं तो खुद ही शर्म आ जाती मुझे कि यार मैं क्या ऐसे मुकाबले में जाऊं जहाँ पे मुखालिफ के साथ आपने पहले सेटलमेंट के साथ ये सब कुछ कर लिया। बहरहाल ये सब पूरी जो हमारी ये लीड क्लास है, ये जज्बात से, एहसास से और माजरत के साथ लेकिन गैरत से भी आ रही है। शेर अफजल मरवत साहब ने इस्लामाबाद ये कराची में एक अहम गुफ्तगू की है। आरिफ अलवी साहब पे पहले ही PTI तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है, जो बड़ा राइटली भी है। मेरा ख्याल है इतने बड़े ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप अपनी जमात के लिए आवाज़ नहीं उठा सके, कुछ कर नहीं सके, और अहम क्रूशल मौक़ों पर जब ये अजीब व गरीब किस्म की कानून साजी हो रही थी जिसमें PTI को जिस तरीके से कॉर्नर करने की तैयारी हो रही थी, आप हज पे चले गए, आपके पीछे से कायम मकाम बंदे ने सदर के दस्तखत कर दिए और आपने उनको एक मौका फ्राहम कर दिया। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी जिसके ऊपर PTI को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर आपके कहने पे इलेक्शन नहीं हुए, आप कुछ नहीं कर सके, अगली दफ़ा इलेक्शन की डेट नहीं आप दे सके खुद से। ये सारी चीज़ें वो थी जिसके ऊपर PTI खुश नहीं है आरिफ अलवी साहब के पास। और अभी भी जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर आप देख लें कि वो कोई शोर नहीं मचाते, कोई एक ट्वीट तक नहीं कर सकते, कोई इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज नहीं कर सकते कि यहाँ पर इस तरह के हालात हैं। तो ये उनका मामला है। उनके ऊपर तनकीद शुरू हो जाती है, लेकिन यही बात है कि असल में आप इतने बड़े ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपको कुछ कह नहीं सकता, तो कम से कम आप बर्दाश्त कर सकें उस प्रेशर को जो आपके ऊपर आ रहा है। लेकिन हर किसी की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि जी उनके अंदाजे के मुताबिक आरिफ अलवी साहब का पत्ता अब साफ है PTI से, और उन्होंने ये तक कहा कि उनके बेटे को टिकट के हवाले से भी उन्होंने मुखालफत की। तो ये शेर अफजल साहब के अपने जज्बात भी हो सकते हैं और PTI के भी हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम ये सुन चुके हैं कि इमरान खान साहब भी, अलीमा खान साहिबा के थ्रू भी हम सुन चुके हैं कि इमरान खान साहब भी आरिफ अलवी साहब पर खुश नहीं हैं। तो उनके ऊपर उनकी एक रिजर्वेशन जो है वो नज़र आ रही है। तो बज़ाहिर इतना लंबा पुराना सफ़र है आरिफ अलवी साहब के साथ इमरान खान साहब का, और इतने बड़े मनसब पर उन्हें बिठाया गया, लेकिन वो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके, और उनके अगर PTI के उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है तो काफ़ी जायज़ ही नज़र आते हैं। इसके साथ साथ जनाब एक और ख़बर मैं आपको दे दूं, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी उसमें बात बीच में रह गई कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसकी फिर दरख्वास्त तो सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली, साथ ही साथ तौहीन इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त थी पेशावर हाई कोर्ट से वो भी PTI ने वापस ले ली। उन्होंने कहा अब हम आप लोगों की अदालतों से हमें कुछ नहीं मिलना, हम अब अवाम की अदालत में जाएंगे, जो होगा वहीं देखा जाएगा। तो ये एक अच्छा फैसला PTI का। बाज़-औक़ात ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत यानी कुछ बोल के फिर रियलाइज़ कराएं, बाज़-औक़ात आपकी खामोशी भी किसी को रियलाइज़ कराने के लिए काफ़ी होती है, एक वो भी इजहार होती है। किसी शख्स ने कभी कहा था कि साइलेंस इज़ ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। बहरहाल एक और जो चीज़ कि अब जो स्क्रूटनी है वो बड़ी हार्ड कर दी गई है जनाब, बड़ी टाइट कर दी गई है। जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, अब फिर से एक पूरा SOP तैयार किया जा रहा है कि किसको अंदर आने दिया जाए, किसको नहीं। अंदाज़ा हो गया कि रिएक्शन आएगा, लोग सवाल करेंगे, तरह तरह के जवाब देने पड़ेंगे, फेस करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से अब बैकफुट पे तो फिर हैं आप, तो वो तो होना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें तो फिर बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जब आप एक गलत फ़ैसला करते हैं, बल्कि यूँ कहें आप इस तरह का फ़ैसला करते हैं, कत्ल करते हैं किसी का, तो उसके छींटे तो फिर आएंगे ना आपके ऊपर। तो फिर अब हौसला रखना था, फिर ज़रा दिल गुर्दा रखना था। हम तो सुनते थे कि बड़े फ़ाइटर हैं जी आप, तो फिर अब आप अच्छे फ़ाइटर हैं कि सब कुछ बंद कर दिया आपने, लाइव टेलीकास्ट
कास्ट भी, रिपोर्टर्स की एंट्री भी, सब कुछ। तो बहरहाल जी ये सूरत हाल है इस वक्त, स्क्रूटनी सख्त हो गई है। आखिर में जनाब वलीद इकबाल साहब जो हैं उन्होंने एक मुज़ाकरे में, बहस में शिरकत की हुई थी और वहाँ का एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है। और वैसे तो और भी काफ़ी हुए हैं, लेकिन उनके क्लिप के हवाले से कुछ PMLN के लोग ये कोशिश कर रहे थे तासुर देने की कि जनाब उनसे सख्त सवाल हुआ और वो फिर जवाब नहीं दिया उन्होंने और वो उठ के चले गए। तो वो बेसिकली ये सवाल था कि एक स्टूडेंट थे, शायद उन्होंने सवाल किया, मुझे नहीं पता स्टूडेंट भी थे या कोई प्लांटेड बंदा ही था PMLN का, वी डोंट नो। लेकिन उन्होंने सवाल ये किया कि जी अगर आप 5 यूनिवर्सिटीज़ और 5 हॉस्पिटल्स के नाम बता दें PTI के दौर में जो बने हुए हों तो मैं आपको वोट कर दूंगा। तो वलीद इकबाल साहब ने उसके ऊपर एक मुनासिब सा जवाब भी दिया। कुछ उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स के नाम भी इवन लिए और फिर उसके बाद ओवरऑल भी उन्होंने बताया कि हमने कितना हेल्थ फैसिलिटी के लिए किया, हेल्थ कार्ड जो बेसिकली उसका एक है, और एक मुनासिब सा उन्होंने उसका जवाब दिया। और फिर जैसे ही वो जवाब ख़त्म हुआ, महमल सरफराज गालिबन उसको होस्ट कर रही थी, उन्होंने फ़ौरन अगला सवाल जब लेना चाहा तो इतने में ही वलीद इकबाल साहब वो जगह छोड़ के, फोरम स्टेज छोड़ के और वहाँ से आहिस्ता से निकल गए। तो इसके ऊपर अब वो निकले क्यों, मुझे उनके अंदाज से कोई ये नहीं लगा कि वो सवालों से खाइफ होकर निकल गए या कुछ है। वैसे तो वो सही तौर पे खुद बता सकते हैं कि कोई इमरजेंसी थी, किसी और जगह पहुंचना था, तो फिर भी आप एक प्रॉपर तरीके से माजरत करके या बता के कि भाई मैं इसलिए मुझे जाना है, पड़ गया है तो मैं जा रहा हूँ, तो जाना चाहिए। इस तरह अगर आप खामोशी से निकलते हैं तो ऑब्वियसली ये गैर मुनासिब बात लगती है। लेकिन वजह क्या है ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे बहरहाल उस पूरे क्लिप में ये कहीं महसूस नहीं हुआ कि वो सवालों से खाइफ होके जो है वो भाग गए। लेकिन ये एक तासुर बनाने की कोशिश की जा रही थी। अगेन ये वही काउंटर स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की जा रही थी जो इससे पहले हम देख रहे थे कि PTI वाले ये दिखा रहे हैं कि जी इनको सवाल यानी करने पड़ रहे हैं, जवाब देने पड़े हैं, इनसे जवाब नहीं बन पड़ रहे हैं। वो PMLN के लोग हों, वो निगरान हुकूमत हो, लोग सवाल करने लगे, तो उसको उन्होंने जी इस तरह से दिखाने की कोशिश की, देख लें जी आपसे भी बड़े इस तरह के सवाल हो रहे, तो वो एक इस तरह का उसको उठाने की कोशिश की। लेकिन ज़ाहिर है PMLN का सोशल मीडिया उस तरह का इतना तगड़ा है भी नहीं कि कोई इस तरह नैरेटिव बना पाए। और दूसरी बात ये कि उस क्लिप में वैसे भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि नैरेटिव बनता। तो बहरहाल ये एक चीज़ थी, उसके ऊपर मेरा जो ख्याल था मैंने तो आपके साथ शेयर कर दिया। एक और जो बड़ी अफसोसनाक सी चीज़ सर्कुलेट कर रही है वो ये कोर कमांडर जो हैं, साबिक कोर कमांडर पेशावर, उनके हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल हिदायतुर रहमान साहब को चेयरमैन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात कर दिया गया है। और बहुत से लोग इसके ऊपर ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने जब APS का सानिया हुआ था तो एक किसी खातून माँ जिनका बच्चा कोई शहीद हुआ है, उन्हें कहा कि जी हो गया है तो कोई बात नहीं, आप और पैदा कर लें। मैं इसकी बात मानने के लिए ये तैयार नज़र नहीं आ रही कि इतना कोई कैसे ब्रूटल हो सकता है कि एक माँ का बच्चा शहीद हो जाए और आप उसको इस किस्म के अल्फाज कहें। तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ वैसे ऑनेस्टली। इसकी कोई वीडियो तो मौजूद नहीं है, लेकिन एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक खातून ये क्लेम कर रही हैं, वो किसी शहीद की माँ हैं और वो ये कह रही थी कि मुझे उन्होंने ऐसे कहा है। ये अल्फाज जो थे बेसिकली उन खातून के थे। मुझे नहीं मालूम है ऐसी कैफियत में कोई झूठ कैसे बोलेगा, कोई खातून, कोई माँ कैसे इस बारे में कोई झूठ बात कर सकती है इस तरह की कैफियत में कि जब उसका बच्चा शहीद हो चुका हो। लेकिन ये अगर ऐसी कोई बात थी और उनके ऊपर कोई कंट्रोवर्शियल इस तरह का स्टेटमेंट वो दे चुके थे, उनको कोई ओहदा मिले तो इसके ऊपर अब जाहिर है लोग ऑटोमेटिकली क्वेश्चन भी करते हैं, फिर छानबीन भी करते हैं कि ये कौन है, इसका माजी क्या रहा है। तो ये बड़ा अजीबोगरीब सा मामला है मेरे ख्याल से कि इसके ऊपर कोई होनी चाहिए तरदीद। अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा तो इस पर तरदीद आनी चाहिए ताकि क्लैरिटी आ सके। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।